नमांसि सर्वेभ्यः। संस्कृत सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की श्रृंखला में हम कक्षा 6 के लिए एक आदर्श प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं कि प्रश्न पत्रों को किस प्रकार से आपको हल करना है, एक सरल सी विधि। क्योंकि संस्कृत शास्त्र में व्याकरण के विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, कि आपने बहुत कुछ पढ़ा हो परंतु फिर भी आपको व्याकरण शास्त्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार आपने विषय को बहुत अच्छे से पढ़ा हो परंतु यदि प्रश्न पत्र को हल करने की विधि आप नहीं जानते हैं तो आप जितना आपने अध्ययन किया है उसके अनुरूप अंकों को लाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। और यदि आपने अध्ययन भी किया है और आपके पास प्रश्न पत्र को हल करने की विधि भी है तो आप बहुत अच्छे प्राप्तांक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए छात्रों, आइए चलते हैं कि प्रश्न पत्र को किस प्रकार से सरलता से हल करना है। आपके सम्मुख यहाँ पर निर्देश हैं। पहले, प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, 4 भाग हैं। अपठितावबोधनम, रचनात्मक कार्यम, अनुप्रयुक्त व्याकरणम, पठितावबोधनम। अर्थात पहला जो है अपठितावबोधन वो 8 नंबर का है। दूसरा जो रचना से संबंधित भाग है वह 12 अंक का है। तीसरा जो व्याकरण से संबंधित है वह 24 अंक का है। और चौथा पठितावबोधन वह 16 अंक का है। आगे, सर्वे प्रश्नः अनिवार्यः, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि, उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीया, और आपको प्रश्न संख्या अवश्य लिखनी है। प्रश्न को करते समय आपको प्रश्न ना लिख करके केवल उत्तर लिखने हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 उसका उत्तर, अथवा भाग हैं तो प्रश्न संख्या 1 क का उत्तर, ऐसे ख का उत्तर। इस प्रकार से आपको प्रश्न पत्रों को प्रश्न के अनुरूप हल करना है। आइए पहले खंड की ओर चलते हैं। खंड का अपठितावबोधनम। छात्रों, यह जो गद्यांश है यह आवश्यक नहीं है कि आपके पुस्तक से हो, आपने यह पहले से पढ़ा हुआ नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम अपठितावबोधन है। आपको गद्यांश को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए गद्यांश की ओर चलते हैं। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत। अर्थात अधोलिखित अनुच्छेद को पढ़कर आपको दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। आइए गद्यांश की ओर। छात्रस्य जीवने अनुशासनस्य अतीव महत्व विद्यते। अर्थात छात्र के जीवन में अनुशासन का अत्यंत महत्व होता है। छात्र जीवनम अनुशासितं भवति चेत सकलानि कार्याणि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति। छात्र जीवन यदि अनुशासित होगा तो उससे समस्त कार्य कुशलता से पूर्ण होंगे। विद्यालये तु अनुशासनम अवश्यमेव परिपालनीयम। विद्यालय में अनुशासन अवश्य ही पालन करना चाहिए। अनुशासनाभावे छात्रः सफलतां प्राप्तुं न शक्नोति। अनुशासन के बिना छात्र सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुशासनहीनाः छात्राः अनुशासनाभावे बहुमूल्यं समयम् अमूल्यं ज्ञानं हितचिन्तकानि मित्राणि च सर्वं विनश्यति। जो अनुशासनहीन छात्र होते हैं वो अनुशासन के अभाव में अपना बहुमूल्य समय, अमूल्य ज्ञान और अपने हितचिंतक मित्रों को भी छोड़ देते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं। छात्र जीवने स्वीकृतम अनुशासनम समाजे सदा सर्वदा सम्मानितम स्थानम ददाति। छात्र जीवन में ही आपने जिस अनुशासन को धारण कर लिया है
वह सदा सर्वदा समाज में आपको सम्मान दिलाता है। तो गद्यांश को पढ़ने से हमें इतना पता चल गया कि इस गद्यांश में अनुशासन के विषय में बात हो रही है। अब आइए प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरतः केवलम प्रश्नत्रयम्। आपको एक शब्द में उत्तर देना है और केवल 3 प्रश्न करने हैं। तो देखते हैं। छात्रस्य जीवने कस्य महत्वं विद्यते। अब छात्रों इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे? गद्यांश में मिलेंगे। जैसे छात्रस्य जीवने अनुशासनस्य अतीव महत्वं विद्यते, इस प्रकार से। फिर विद्यालये किम अवश्यमेव परिपालनीयम है, तो विद्यालये अनुशासनम अवश्यमेव परिपालनम, ये देखिए। तीसरा है अनुशासनाभावे छात्रः काम प्राप्तुं न शक्नोति, है ना। अनुशासन के अभाव में छात्र किसको नहीं प्राप्त कर सकता है? तो सफलतां न प्राप्तुं न शक्नोति। इस प्रकार से 3 प्रश्न यहाँ से किए। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। आपको पूरे वाक्य में एक सेंटेंस में उत्तर देना है। केवलम प्रश्नमेकम, केवल आपको यहाँ पर एक ही प्रश्न करना है, एक प्रश्न करना है। आइए प्रश्न की ओर कि छात्र जीवनम अनुशासितं भवति चेत कानि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति। तो देखिए उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि छात्र जीवनम अनुशासितं भवति चेत सकलानि कार्याणि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति, उत्तर है। आपको इन्हीं शब्दों को यहाँ गद्यांश में ढूंढ करके इसका उत्तर लिख देना है। तो 2 खंड आपके हो गए, एक पदेन उत्तरतः और पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। आगे यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा आपसे पूछा जाए आप वैसा उत्तर देंगे। केवलम प्रश्नत्रयम्, केवल 3 प्रश्न आपको करने हैं। आइए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि छात्रः, पहला है छात्रः सफलतां प्राप्तुं न शक्नोति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्। इस वाक्य में कर्ता पद कौन है? वाक्य है छात्रः सफलतां प्राप्तुं न शक्नोति, छात्र सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो छात्रों आपको बताया गया है कि सामान्यतः वाक्य में जो कार्य को करने वाला है वह कर्ता है, और सामान्यतः कर्ता आगे प्रारंभ में ही प्रयोग मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जो छात्र है वह सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा, तो कर्ता कौन होगा? छात्र होगा, है ना, और प्रारंभ में भी है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कौन हो जाएगा? छात्र। ठीक है। आगे विनेष्यति अत्र कः लकारः। लकार का अर्थ है काल, है ना, काल आपने पढ़े हैं। तो विनश्यति सामान्यतः किसका? लट लकार का वर्तमान काल का रूप है। विनश्यति, विनश्यतः, विनश्यन्ति। ठीक है। मरणम इत्यस्य विपरीतार्थकं पदम अत्र किम अस्ति। मरणम इसका विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द क्या प्रयोग हो रखा है? तो इसका क्या देखेंगे हम? जीवनम। मरणम का विलोम क्या होता है? जीवनम। आगे अधोलिखित शब्देषु आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः कः। आकारांत का अर्थ है कि आ जिसके अंत में है। स्त्रीलिंग तो आप जानते हैं, जो स्त्री का बोधक है। तो आकारांत का अर्थ है कि आ जिसके अंत में है। इकारांत का अर्थ है कि ई जिसके अंत में है। उकारांत का अर्थ है कि ऊ जिसके अंत में है। तो आकारांत का मतलब है कि आ जिस शब्द के अंत में है और वह स्त्रीलिंगवाची भी हो। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसा शब्द है सफलता, इसके अंत में आ है और स्त्रीत्ववाची ये शब्द है। इस प्रकार से छात्रों हमने प्रश्न संख्या 1 को हल करना है। अब आपके सम्मुख खंड ख है रचनात्मकम कार्यम। रचनात्मक कार्य का अर्थ है कि आपको कुछ वाक्य इसमें खुद से बनाने होंगे। रचनात्मक कार्य का अर्थ यही है। आइए चलते हैं। अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा
मंजूषायां प्रदत्तशब्दानां सहायतया वाक्यानि पूरयत। जो नीचे चित्र दिए गए हैं उसको देखकर मंजूषा की सहायता से आपको यहाँ पर वाक्य पूरे करने हैं। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, कितने प्रश्न करने हैं? 4। केवल 4 रिक्त स्थान आपको पूरे करने हैं। मंजूषा का अर्थ है आपके सम्मुख जो यहाँ पर एक ये बॉक्स दिया हुआ है, इसको कहते हैं मंजूषा। ये आपकी सहायता के लिए है। अब आप पहले चित्र देखिए। चित्र कौन है? हाथी। हाथी को आप जानते हैं क्या कहते हैं? गजह। अब 2 हाथी हैं तो गजऊ, गजऊ। तो छात्रों, आपको पता है कि संस्कृत में यदि कर्ता द्विवचनांत है तो क्रिया भी इसके साथ किस वचन की आएगी? द्विवचन की ही आएगी। तो सबसे पहले हम द्विवचन की क्रियाएं इनमें से देख लेते हैं। द्विवचन की क्रियाएं हैं कौन कौन सी? देखो, बुक्कति नहीं है, मयूरः नहीं है, धावन्ति नहीं है, भ्रमतः पठतः, 2 द्विवचन की क्रियाएं हैं। तो अब हाथी क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। पढ़ने से तो हाथी का संबंध है नहीं, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा गजऊ भ्रमतः, अर्थात गज जो है घूम रहे हैं। इस प्रकार से करना है। पहले क्रियाओं को मिलाइए कि द्विवचन की क्रियाएं हैं कितनी, क्योंकि कर्ता द्विवचन के हैं। 2 क्रियाएं द्विवचन की मिली, उसमें से हाथी से संबंधित जो क्रिया हो सकती है उस क्रिया को आप वहाँ पर लिख दीजिए। तो गजऊ भ्रमतः, 2 हाथी घूमते हैं, उत्तर मिला। आगे बालकाः, अब बहुवचनांत है तो क्रिया भी कौन सी देखेंगे? बहुवचन की देखेंगे। बालकाः, तो बहुवचन की देखिए। अब भ्रमतः तो पहले से ही हट गया, पठतः भी नहीं है बहुवचन की, बुक्कति नहीं है, मयूरः नहीं है। बहुवचन की धावन्ति केवल एक क्रिया है, तो बालकाः धावन्ति, बालक दौड़ते हैं। तीसरा नृत्यति। अब नृत्यति किसकी है? एक वचन की है, तो कौन नाच रहे हैं? मोर। मोर को क्या कहते हैं? मयूरः है, तो उत्तर आ जाएगा मयूरः नृत्यति। उसी प्रकार चौथे में बालकौ, 2 बालक हैं, तो बालक क्या कर रहे हैं? द्विवचन की क्रिया केवल एक ही रही, पठतः, तो बालकौ पठतः। और कुक्कुरः, अंतिम रहा बुक्कति, भौंकता है। कुक्कुरः बुक्कति। इस प्रकार से आपको कर्ता और क्रिया के संयोग से यह वाक्य पूरे करने हैं। बहुत सरल है छात्रों। मंजूषा भी आपके सम्मुख दी हुई है, चित्र भी आपके पास है। आपको केवल कर्ता क्रिया के अनुसार इस प्रश्न को कर लेना है। ठीक है। अब देखिए, इसी प्रश्न के एक अथवा में भी दिया हुआ है कि या तो आप इसको कर लीजिए चित्र वाले को, अथवा मंजूषातः पदानि चित्वा अधोलिखितं वार्तालापं पूरयत, या तो आप इस वार्तालाप को पूर्ण कर लीजिए, है ना। तो सामान्यतः आपके लिए यह चित्र वाला ही सरल होता है, तो आप चित्र वाले को कर सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 3 में देखिए, तीन में है उचित सर्वनाम पदेन उचित सर्वनाम पदेन वाक्यम योजयत। उचित सर्वनाम पद से आपको वाक्य को मिलाना है। यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर भी कर्ता और क्रिया दी हुई है। तो अब देखिए, पहले कर्ता देखिए कौन है? सा। एक वचन है स्त्रीलिंग में सा, तो सा के अनुरूप कौन सी क्रिया सही रहेगी? इसमें से एक वचन की क्रिया कौन कौन सी हैं? धावन्ति, वदति, पठति, कूजतः। तो केवल एक वचन की 2 क्रियाएं, वदति, पठति। तो सा
पठती, हमने ये वाक्य बनाया है, वह पढ़ती है। दूसरा देखिए, कर्ता है ताह। ताह जो है बहुवचन का है, सा ते ताह स्त्रीलिंग का। अब बहुवचन की क्रिया कौन सी है? धावन्ति। तो ताह धावन्ति। इस प्रकार से हमने बहुवचन की क्रिया से बहुवचन के कर्ता को मिला लिया। आगे ये ते के स्थान पे हम माना कर्ता के तौ को ले लेते हैं। तौ द्विवचन के हैं दोनों, है ना, क्योंकि स्त्रीलिंग के सारे हो रहे, तो एक पुल्लिंग का भी देख लेते हैं। जैसे तौ है, सह तौ ते, द्विवचन का है तौ, तो द्विवचन की क्रिया से मिलाना होगा कूजतः। वे दोनों कूजन करते हैं। अंतिम है सह, पुल्लिंग का एक वचन है, सह। अब क्या रहा? वदति, वह बोलता है। इस प्रकार आसानी से हमने कर्ता के अनुरूप क्रिया को मिला लिया। एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। बस ये आपको ध्यान रखना है, जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की क्रिया से वो मिला देना है, और उसका एक अर्थ भी सही से निकल रहा हो, वाक्य का अर्थ सही निकलना चाहिए, है ना। आगे खंड ग में देखेंगे, जो व्याकरण से संबंधित है। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, अर्थात वर्ण संयोग कर कर आपको पदों को लिखना है। तो वर्ण संयोग का अर्थ है अक्षरों को जोड़कर, अक्षरों को जोड़ करके। तो पहला यहाँ पर उदाहरण दिया है, व धन री धन थ धन आ। देखिए, संस्कृत में जिस किसी अक्षर के नीचे यह हलंत लग जाएगा, अर्थात वह आधा है, वह स्वर से रहित है, उसमें कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो इस व में जब हलंत लगा, इसका अर्थात इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो ये री जो स्वर है ये इस व में जुड़ जाएगा। ये जो थ आधा है, इसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी, अर्थात व्यंजन यदि आधा है तो स्वर उसमें जुड़ जाएगा। देखते कैसे करना है। पहले हमने देखा, आ जाइए पहले पर, प में किसकी मात्रा लगानी है? ऊ की मात्रा। तो पू, फिर आधा स, फिर त में आ, पूरा त कर दिया, पुस्ता। फिर क में आ, तो क, और आधा म, पुस्तकम, ये हो गया। प में ऊ की मात्रा, आधा स, त में आ की मात्रा, पुस्तक, क में अ की मात्रा क, और म जो है हलंत हो गया, पुस्तकम। तो इस प्रकार से हमने अक्षरों को मिलाकर एक शब्द यहाँ पर बना लिया। दूसरा देखिए, च में अ, ट में अ, क में आ, चटका। इस प्रकार से हमने शब्द को बना लिया। आगे क में री, क्री, श में अ, कृष, क में आह, कृषकाः। आगे देखिए, छोटा ऊ, द में य, उद्य, फिर आ की मात्रा या, फिर न में अ, न म, उद्यानम। इस प्रकार से। अगला देखिए, स में ओ की मात्रा, सो, प में आ, पा, न में अ, न, म हलंत, सोपानम। इस प्रकार से हमने इन एक एक अक्षरों को मिला करके क्या किया? शब्दों को बना लिया। इसको कहते हैं वर्ण संयोग, अर्थात अक्षरों को जोड़ करके एक शब्द का निर्माण करना। तो यह हमने यहाँ पर देखा। अब इसी से संबंधित एक अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 में देखिए, उदाहरणम दृष्ट्वा वर्ण विच्छेदम। यहाँ तो पहले तो हमने वर्णों को जोड़ा था,
अब इन वर्णों को हमने अलग अलग करना है। तो अलग कब करेंगे? जब हमारे पास एक शब्द होगा, है ना। जोड़ने से तो शब्द बनेगा और शब्द को तोड़ने से अलग अलग अक्षर निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला है क्रीडनकम। तो देखिए कैसे अलग करें।